द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। हम इसकी हिंदी ट्रांसलेटेड बुक पढ़ रहे हैं। अब तक इस बुक के 20 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें लास्ट में कुछ और चीज़ें दी हुई हैं और मेरे ख्याल से उसे भी पढ़ना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए हम इस बुक को लास्ट तक कंप्लीट पढ़ेंगे। इससे पहले के 20 चैप्टर मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे, और अगर आप लोगों का जवाब हाँ है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर नहीं सुने तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुने। अब इसे शुरू करते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर निश्चित ही आप यह जान गए होंगे कि माइंड कंट्रोल क्या है और किस तरह हज़ारों लाखों की संख्या में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। यह एक ऐसा आंदोलन है जो बड़ी तेज़ी से गति पकड़ रहा है। हालांकि इसके बावजूद आपको पूरी तरह बता पाना संभव नहीं होगा कि इस कोर्स से हर ग्रेजुएट को कितना लाभ हुआ है। अगर आप किसी माइंड कंट्रोल के ग्रेजुएट को जानते हैं तो आपने उसे इस कोर्स से मिलने वाले लाभों के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। कुछ लोग इस कोर्स को सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अध्ययन के लिए प्रयोग में लाते हैं और कुछ लोग पारिवारिक जीवन और व्यवसाय आदि में इसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग अन्य लोगों की मदद करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके विभिन्न उपयोगों को देखकर आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या यह कोर्स हर किसी के लिए अलग अलग होता है? नहीं, पूरी दुनिया में माइंड कंट्रोल कोर्स एक सा है। भले ही कोर्स के प्रशिक्षक अलग अलग क्षेत्रों से आए हों और उनके प्रशिक्षण देने के तरीके में उनके निजी अनुभव भी शामिल रहते हों, लेकिन फिर भी यह कोर्स सबके लिए एक सा है। इसमें सभी को एक जैसे मानसिक अभ्यास करवाए जाते हैं, एक जैसा मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है और नतीजे भी लगभग एक से ही होते हैं। दरअसल कोर्स करने वालों की निजी ज़रूरत इसे हर किसी के लिए अलग अलग ढंग से उपयोगी बनाती है। हर इंसान की समस्या एक जैसी नहीं होती और न ही उनकी ज़रूरतें एक जैसी होती हैं। माइंड कंट्रोल में ग्रेजुएट बनने के बाद हर कोई अपना सारा ध्यान प्रशिक्षण के उस हिस्से पर केंद्रित कर लेता है जो उसकी अपनी समस्या को हल करने में सबसे अधिक कारागार रहे हों। इसके बाद जब अन्य समस्याएं सामने आती हैं तो कोर्स के उन हिस्सों पर भी काम होने लगता है जिन पर अब तक कोई काम नहीं हुआ था। माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट इसकी तकनीकों को कभी नहीं भूलता और ज़रूरत पड़ने पर वे उसे झट से याद आ जाती है। जब आप अध्ययन 3 से 14 तक तकनीकों को दोबारा पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारेंगे तो समझ जाएंगे कि यह बात बिल्कुल सच है। आप आसानी से अपनी समस्याओं पर ध्यान लगाते हुए उसका हल ढूंढ लेंगे। इस कोर्स के साथ साथ इसके सभी हिस्सों को भी सार्थक तरीकों से तैयार किया गया है और इसके लिए लंबे समय तक शोध और अनुभव की सहायता ली गई है। जो हिस्सा आपको काम का नहीं लगता वह भी अपने तरीके से अन्य हिस्से को बल दे रहा होता है। अगर आपने किसी प्रामाणिक प्रशिक्षक की देखरेख में यह कोर्स किया है तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई कुछ सामग्री इन अध्यायों में नहीं दी गई है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसा होने से कोर्स में बदलाव आ जाएगा? असल में इससे कोर्स में 2 तरह का बदलाव आएगा। पहला, माइंड कंट्रोल कोर्स को आप 48 घंटों में सीख सकते हैं, पर जब उसे आप पुस्तक से सीखेंगे तो आप कई सप्ताह लगेंगे। इस तरह गति का अंतर आ जाएगा। दूसरे, अक्सर जब लोग किसी समूह में आपस में मिलकर कोई काम करते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा भी उनके लिए सहायक होती है। ठीक वैसे ही कक्षा में बैठकर यह कोर्स करने से अन्य सभी विद्यार्थियों की ऊर्जा भी आपको सहयोग करेगी, लेकिन पुस्तक में सीखने पर आपके लिए वह सामूहिक ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि अगर आप पूरी सजगता से प्रस्तुत बुक में दिए गए अभ्यासों को दोहराएंगे तो निश्चित ही आप भी वह सब कर सकेंगे जो एक माइंड कंट्रोल का ग्रेजुएट कर सकता है। इस कोर्स का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे सीखने के लिए प्रामाणिक प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है, इसलिए कोर्स के ऐसे कुछ हिस्सों को इस पुस्तक में नहीं लिया गया है। कई ग्रेजुएट्स ने पाया कि कुछ अभ्यास और मानसिक प्रशिक्षण ऐसे हैं जो कोर्स करने के बाद फिर से एक बार दोहराए जाएं तो वे और भी ठोस हो जाते हैं। उन्हें यह कोर्स दोबारा करने का पूरा मौका दिया जाता है और दूसरी बार कोई फीस भी नहीं ली जाती। इस तरह अक्सर माइंड कंट्रोल कक्षाओं में 10 से 20%
लोग वही होते हैं जो पहले एक बार कोर्स कर चुके हैं। कईयों का कहना है कि दूसरी बार में उनका अनुभव और भी गहन हो गया। हालांकि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कक्षा में पहली बार कोर्स करने जाएंगे तो आपको उसी में गहन अनुभव मिलेगा, क्योंकि पुस्तक में पढ़कर आपने पहले ही सारी तकनीकों का अभ्यास किया है। माइंड कंट्रोल की प्रशिक्षण कक्षा में विद्यार्थियों को क्या क्या सीखने को मिलता है, इसकी रूपरेखा आगे दी गई है। कोर्स के पहले दिन की सुबह 9 बजे पहले दिन की शुरुआत एक व्याख्यान के साथ होती है, जिसमें छात्रों को इस कोर्स के पाठ्यक्रम की सामान्य जानकारी दी जाती है। 10:20 कॉफ़ी ब्रेक, 10:40 प्रश्नोत्तर और चर्चा का एक सत्र, उसके बाद पहले ध्यान का विस्तृत विवरण। 11:30 प्रशिक्षक छात्रों को पहली बार ध्यान या अल्फा अवस्था में जाने के लिए मार्गदर्शन करता है। पहले पहल ध्यान में छात्र स्थिर नहीं बैठ पाते, लेकिन जब वे अपनी मर्जी से ध्यान के गहरे स्तर तक जाते हैं तब शरीर पर ध्यान देने की आवश्यकता ही कम हो जाती है। जब वे उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां शांति की अवस्था संभव है तो वे बहुत सहज हो जाते हैं। 12 बजे कॉफ़ी ब्रेक, 12:20 प्रशिक्षक फिर से छात्रों को ध्यान में ले जाता है। वे अल्फा अवस्था में ही ध्यान के गहरे स्तर तक चले जाते हैं। 12:50 प्रश्नोत्तर सत्र, साथ ही छात्रों के बीच अनुभवों के बारे में बातचीत होती है। 1:20 लंच ब्रेक, कोर्स के पहले दिन की दोपहर। 2 बजे इस व्याख्यान में प्रशिक्षक पदार्थ के सभी हिस्सों जैसे अणु, परमाणु और कोशिकाओं के बारे में बताते हुए मनुष्य के दिमाग के विकास की जानकारी देते हैं। इसके पश्चात मेंटल हाउस क्लीनिंग के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। इस पुस्तक के 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। 3:20 कॉफ़ी ब्रेक, 3:40 तीसरे ध्यान के बारे में विस्तार से बात होती है और अल्फा अवस्था तक तेजी से जाने का उपाय भी बताया जाता है। 4 बजे छात्र ध्यान के गहरे स्तर तक जाते हैं और शारीरिक शांति की बेहतर अवस्था में पहुंच जाते हैं। 4:40 कॉफ़ी ब्रेक, 5 बजे समस्या का समाधान करने वाली तकनीकों के साथ डायनेमिक मेडिटेशन आरंभ होता है। यह चौथा ध्यान है जो पिछले 3 ध्यान को बल देता है और अगले ध्यान के बारे में बताता है। 5:30 बहुत सारे छात्र स्वयं को शांत अवस्था में पाते हैं। वे आपस में इस अनुभव को बांटते भी हैं। 6 बजे डिनर ब्रेक, कोर्स के पहले दिन की शाम। 7 बजे ऐसी 3 तकनीकों के बारे में बताया जाता है जो समस्याओं को हल कर सकती है। दवाओं के बिना गहरी नींद कैसे लें, अलार्म के बिना समय पर कैसे जागें और तंद्रा और थकान से कैसे उबरें, इस पर विस्तार से चर्चा होती है। 8:20 कॉफ़ी ब्रेक, 8:40 5वें ध्यान के दौरान प्रशिक्षक छात्रों को उनके अल्फा और थीटा अवस्था में ये तकनीकें सीखने में मदद करता है। 9 बजे प्रशिक्षक दूसरे दिन का एजेंडा तैयार करता है और सपनों को प्रोग्राम करने वाली तकनीक की रूपरेखा बताता है। इसी के साथ माइग्रेन और सिरदर्द से छुटकारा पाने की माइंड कंट्रोल तकनीक पर बात होती है। प्रश्नोत्तर सत्र के बाद आपस में चर्चा की जाती है। 10:10 कॉफ़ी ब्रेक, 10:30 छठे ध्यान से दिन का प्रशिक्षण पूरा होता है, जिसमें छात्र मन के गहरे स्तर पर शांत रहना सीखते हैं और समस्या हल करने के लिए इन गहरे स्तरों का उपयोग करना भी सीखते हैं। कोर्स के दूसरे दिन की सुबह 9 बजे प्रशिक्षक अगले दिन के बारे में बताता है और समझाता है कि मानसिक स्क्रीन को प्रयोग में कैसे लाएं। अध्याय 3। इसके बाद वह मेमोरी पैक के बारे में जानकारी देता है और इस विषय पर अपनी महारत भी छात्रों को दिखाता है। अध्याय 5। 10:20 कॉफ़ी ब्रेक, 10:40 मेमोरी व्यायाम के बारे में बताया जाता है और अगले ध्यान का विस्तार से वर्णन होता है। 11 बजे 7वां ध्यान, जिसके दौरान तेजी से सीखने की तकनीक द्वारा मेमोरी पैक को याद करना शुरू करते हैं। इसके साथ ही वे अपनी मानसिक स्क्रीन भी रचते हैं। अध्याय 6।
11:40 कॉफ़ी ब्रेक। 12 बजे एक संक्षिप्त लेक्चर के दौरान छात्र 3 उंगलियों की तकनीक के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और यह भी सीखते हैं कि इसे अपनी स्मृति में सुधार के लिए और तेज़ी से सीखने के लिए कैसे उपयोग किया जाए। अध्याय 5 और 6 में इसके बारे में बताया गया है। 12:15 8वें ध्यान में भी छात्र 3 उंगलियों वाली तकनीक पर ही काम करते हैं और प्रशिक्षक उन्हें इसका उपयोग करना सिखाते हैं। दूसरे दिन सुबह का सत्र प्रश्न उत्तर और आपसी चर्चा के साथ समाप्त हो जाता है। 1 बजे लंच ब्रेक। कोर्स के दूसरे दिन की दोपहर। 2 बजे दूसरे दिन दोपहर में डायनामिक मेडिटेशन की समस्या को सुलझाने वाली तकनीक पर चर्चा होती है। फिर मानसिक स्क्रीन और द मिरर ऑफ माइंड के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा डीपनिंग व्यायाम, हैंड लेविटेशन, दर्द काबू करने की तकनीक व ग्लव एनेस्थीसिया आदि की चर्चा होती है। इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र शुरू होता है। कॉफ़ी ब्रेक। 3:20 कॉफ़ी ब्रेक। 3:40 एक और प्रश्नोत्तर सत्र के बाद 9वां ध्यान किया जाता है जिसमें छात्र मिरर ऑफ माइंड सीखते हैं। इसके बाद चर्चा की जाती है। 4:40 कॉफ़ी ब्रेक। 5 बजे 10वां ध्यान गहरा होता है। इस स्तर पर मेमोरी पैक के बारे में दोबारा बात होती है। छात्र हैंड लेविटेशन और ग्लव एनेस्थीसिया जैसे अभ्यासों को दोहराते हैं। चर्चा के दौरान आपस में अनुभव भी बांटे जाते हैं। 6 बजे डिनर ब्रेक। कोर्स के दूसरे दिन की शाम। 7 बजे प्रशिक्षक पुनर्जन्म से जुड़े शोधों और मान्यताओं के बारे में बात करता है। समस्या हल करने वाले सपनों के लिए ग्लास ऑफ वाटर तकनीक के बारे में बात की जाती है। 8:20 कॉफ़ी ब्रेक। 8:40 प्रश्नों उत्तर सत्र के बाद छात्र ग्लास ऑफ वाटर की तकनीक सीखते हैं। 9:10 प्रशिक्षक बताता है कि माइंड कंट्रोल के माध्यम से अनचाही आदतों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अध्याय 9। 9:40 कॉफ़ी ब्रेक। 10 बजे प्रशिक्षक तीसरे दिन की घटनाओं के बारे में बताता है और एक छोटे प्रश्नों उत्तर सत्र के बाद 11वें ध्यान में आदत को वश में करना सिखाया जाता है। अंत में प्रशिक्षक किसी माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट की मदद से यह दिखा सकता है कि चौथे दिन केसेस पर कैसे काम होगा। छात्र गहरी शांति और भलाई की भावना को अपने भीतर बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। कोर्स के तीसरे दिन की सुबह 9 बजे यह दिन इस चर्चा के साथ शुरू होता है कि माइंड कंट्रोल और सम्मोहन में क्या अंतर है। यह चर्चा विशेष रूप से इसके आध्यात्मिक आयाम पर केंद्रित होती है क्योंकि छात्र को इसी पर काम करना होता है। इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र आरंभ होता है। 10:20 कॉफ़ी ब्रेक। 10:40 छात्रों से साइकिक स्तर पर काम करने के लिए कहा जाता है। पहले चरण में उन्हें कहा जाता है कि वे स्वयं को मानसिक तौर पर अपने घर के लिविंग रूम में देखें और फिर यह कल्पना करें कि उस घर की दक्षिणी दीवार में प्रवेश कर गए हैं। अध्याय 12। 10:55 गहरे ध्यान में छात्रों को ESP के अलग अलग अनुभव होते हैं। वे मन ही मन अपने कमरे की दक्षिणी दीवार का चित्रण करते हैं। 11:40 कॉफ़ी ब्रेक। इस दौरान छात्र बड़े उत्साह में होते हैं। तब उन्हें धातु से बने क्यूबों के बारे में बताया जाता है। अध्ययन 12 बजे प्रशिक्षक छात्रों को बताता है कि उन्हें स्वयं को धातु के उन क्यूबों के बीच प्रवेश करवाने की कल्पना करनी होगी। 13वें ध्यान में धातु के रंग, तापमान, गंध व ध्वनि का अनुभव पाते हैं। इसके बाद वे आपस में अपने अनुभव बांटते हैं। 1 बजे लंच ब्रेक। कोर्स के तीसरे दिन की दोपहर। 2 बजे प्रशिक्षक छात्रों के साथ 2 नए अनुभवों के बारे में बात करता है। इस दौरान उन्हें सजीव पौधों में प्रवेश करना और समय में आगे और पीछे जाना सिखाया जाता है। इसके बाद विस्तार से ये समझने का प्रयास किया जाता है कि माइंड कंट्रोल का वास्तविक अर्थ क्या है। 3:20 कॉफ़ी ब्रेक। 3:40 चौथवें ध्यान में छात्रों से कहा जाता है कि वे हर मौसम में एक फलदार पेड़ की कल्पना करें और मन ही मन खुद को उसकी पत्तियों में जाते हुए देखें। इसके बाद आपस में एक दूसरे के साथ अपने अनुभव बांटे जाते हैं। 4:40 कॉफ़ी ब्रेक।
5 बजे प्रशिक्षक आगे आने वाले ध्यान के बारे में बताता है, जब आपको अपनी कल्पना एक सजीव जानवर के तौर पर करनी है, यानी खुद को उस प्राणी के भीतर देखना है। 5:15 15वें ध्यान के दौरान छात्र एक पालतू जानवर की कल्पना करते हैं और मानसिक चित्रण के सहारे उस पालतू जानवर के भीतर प्रवेश करते हैं। फिर वे उस पालतू जानवर के इंद्रियों का अनुभव करते हैं। जब वे मनुष्य के केसेस पर काम करेंगे, उस समय यह अनुभव उनके लिए सहायक होगा। इसके बाद इस बारे में बड़ी रोचक चर्चा होती है। 6 बजे डिनर ब्रेक। कोर्स के तीसरे दिन की शाम। 7 बजे प्रशिक्षक छात्रों को सच्चाई की जांच करने हेतु सूक्ष्म दृष्टि का अनुभव पाने के लिए तैयार करता है, जो वे अगले दिन करने वाले हैं। सबसे पहले उन्हें इसके लिए एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होगी। अध्याय 12। 8:20 कॉफ़ी ब्रेक। 8:40 छात्रों को कहा जाता है कि वे पूरी आज़ादी के साथ अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए अपनी प्रयोगशाला और उसके उपकरणों के बारे में सोचें। 16वें ध्यान के साथ मन ही मन प्रयोगशाला निर्माण की जाती है। अधिकतर मामलों में यह सालों साल ऐसी ही रहती है और ग्रेजुएट उसके साथ ऐसे परिचित हो जाता है मानो वह उसका अपना कमरा हो। इसके बाद प्रयोगशाला के नमूनों के बारे में चर्चा होती है। 9:40 कॉफ़ी ब्रेक। 10 बजे प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण दिन आने से पहले मनोचिकित्सकों को अपने लिए सलाहकारों की ज़रूरत होगी। प्रशिक्षक सिखाता है कि उन्हें कैसे बुलाना या जगाना है। इसके बाद वह छात्रों के सभी प्रश्नों के जवाब देता है। 10:15 17वां ध्यान अपने आप में यादगार होता है। प्रयोगशाला में 2 सलाहकार उपस्थित होते हैं जो छात्रों को ज़रूरत पड़ने पर हर संभव मदद करते हैं। 10:45 दिन की आखिरी चर्चा छात्रों द्वारा बांटे गए अनुभवों पर केंद्रित होती है। कुछ लोग तो अपने सलाहकारों को देखकर हैरान होते हैं और कई अपने साथ हुए साइकिक अनुभवों पर मुग्ध हो जाते हैं। कोर्स के चौथे दिन की सुबह। 9 बजे चौथे दिन साइकिक और प्रार्थना से होने वाले आरोग्य पर व्याख्यान दिया जाता है। इसमें छात्रों को आगे की घटनाओं की एक झलक मिल जाती है। 10:20 कॉफ़ी ब्रेक। 10:40 गहरे ध्यान में छात्र अपने सलाहकारों की मदद से पहली बार किसी दोस्त या साथी के शरीर का परीक्षण करते हैं ताकि इंसानी शरीर को संदर्भ के रूप में उपयोग कर सके। 11:40 कॉफ़ी ब्रेक। 12 बजे 19वां आखिरी सामूहिक ध्यान होता है और छात्र अपने मित्र या संबंधी के शरीर का मानसिक परीक्षण पूरा करते हैं। 1 बजे लंच ब्रेक। कोर्स के चौथे दिन की दोपहर और शाम। 2 बजे प्रशिक्षक छात्रों को विस्तृत निर्देश देता है कि उन्हें अपने केसेस पर कैसे काम करना है। वे जोड़े बनाकर काम करने लगते हैं। हालांकि पहले वे संदेह में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें उच्चतम प्रज्ञा के संपर्क साधने के लिए और अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। यह सारा विवरण पढ़ने के बाद आपके मन में यह बात अवश्य आई होगी कि इसके दौरान इतने कॉफ़ी ब्रेक क्यों दिए जाते हैं। दरअसल इस ब्रेक्स के दौरान कॉफ़ी बहुत कम ही पी जाती है और इस समय का उपयोग कुछ अहम कामों के लिए किया जाता है, जैसे छात्र आपस में अपने अनुभवों पर बात करते हैं। छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने के लिए प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय मिलता है। एक दूसरे से पहचान बढ़ाने के बाद उनके भीतर एक सामूहिकता की भावना पैदा होती है। इससे एक सामूहिक मानसिक ऊर्जा पैदा होती है जो उनकी कामयाबी और आत्मविश्वास बढ़ाने की संभावना तेज कर देती है। इस दौरान छात्र तरोताज़ा हो जाते हैं और बीटा स्तर पर आते हैं, जिससे आगे वाले ध्यान स्तर पर जाने में आसानी होती है। यही वजह है कि कई प्रशिक्षक इस कॉफ़ी ब्रेक को बीटा ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। व्याख्यान के लिए ज़रूरी सामग्री जुटाने का काम मुख्य रूप से प्रशिक्षक ही करते हैं, जिनकी रूपरेखा उन्हें लॉरेडो स्थित मुख्य कार्यालय से मिलती है। वे काफ़ी हद तक अपनी पृष्ठभूमि और अनुभवों की भी मदद लेते हैं। हालांकि ध्यान के दौरान छात्रों को जो भी अभ्यास और निर्देश दिए जाते हैं, उनका एक एक शब्द मैं खुद ही तैयार करता हूँ। जब छात्र ग्रेजुएट हो जाते हैं तो शोध निर्देशक डॉक्टर विलफ्रेड, संयुक्त निर्देशक हैरी मैकनाइट, ग्रेजुएट प्रशिक्षण के निर्देशक जेम्स नीडहैम और मैं उनके लिए एक 3 दिवसीय ग्रेजुएशन कोर्स भी आयोजित करते हैं। यह कोर्स माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण का बौद्धिक आधार तैयार करता है और कुछ अतिरिक्त तकनीकें भी सिखाता है।
कई माइंड कंट्रोल केंद्र अपनी ही तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। कुछ लोग वर्तमान केसेस पर काम करते हैं तो कुछ याददाश्त में सुधार लाने वाली तकनीकों पर बल देते हैं। कई जगह आरोग्य और रचनात्मकता को जगाने पर भी बल दिया जाता है। कुछ ग्रेजुएट अपने संगठन बना लेते हैं और वे अक्सर सदस्यों के घरों में मुलाकात करते हैं ताकि ध्यान से जुड़ी तकनीकों और पद्धतियों पर आपस में विचार विमर्श कर सके। माइंड कंट्रोल संगठन एक सामान्य संगठन है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइको ओरिएंटोलॉजी इसकी अभिभावक संस्था है। यह कोर्स सिल्वा माइंड कंट्रोल संगठन द्वारा 34 देशों में सिखाया जाता है। सिल्वा सेंसर सिस्टम इसका ही एक भाग है। यह टेप, अध्ययन सामग्री और शोध उपकरण तैयार करता है जो छात्रों और ग्रेजुएट्स को उपलब्ध कराए जाते हैं। वे माइंड कंट्रोल बुक स्टोर को भी संभालते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइको ओरिएंटोलॉजी अपने ग्रेजुएट्स के लिए न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है और कई तरह के सत्र, ग्रेजुएट कोर्स, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइको ओरिएंटोलॉजी माइंड कंट्रोल पर अनुसंधान भी करता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। SMCI प्रोग्रामिंग तनाव मुक्ति सेमिनार की मार्केटिंग पर ध्यान देता है। इसमें से कुछ को अधिकारियों के लिए बायोफीडबैक के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है।